नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हम लोगों की क्लास होने वाली है, वो क्लास वो क्लास हमारी होने वाली है स्किनर का जो सिद्धांत है उसके ऊपर होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पावलाव का सिद्धांत पढ़ा है। क्या हो गया? ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पावलाव का सिद्धांत पढ़ लिया है। सीडीपी में जो चीजें आपको यूपीटीईटी के लिए पढ़नी है उसके बारे में पूरा एक ब्रीफ सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। उसका पीडीएफ आई थिंक अभी उस पे टेलीग्राम पे नहीं गया है, तो टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आज ही वो पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं स्किनर का जो सिद्धांत है, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी जो है उसको हम लोग आज पूरी क्लास में कवर करने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? जो स्किनर का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, उसके पूरे नाम हम लोग पढ़ेंगे, इनकी किताबों के नाम पढ़ेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन पेपर लेके इत्मीनान से एकदम बैठिए और छोटी छोटी चीजों को जो भी यहां पर बताई जाए उनको आप एकदम लिखते जाइए। ठीक है, ताकि ऐसा हो कि जब आप उसको लिखेंगे तो आपका भी अभ्यास बन जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, जो यहां पर मिलेंगी, उनको स्पेशली आप नोट करते जाइएगा, शॉर्ट नोट इसका बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्किनर का सिद्धांत, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्किनर कौन है। तो स्किनर जो है, इनका बी एफ स्किनर, पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? बी एफ स्किनर करके इनका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो बी एफ स्किनर का जो पूरा नाम है वो है बुर्र और फ्रेडरिक स्किनर। बुर्र फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। ये कहां के थे? अमेरिका के थे। और ये कैसे हैं? तो व्यवहारवादी हैं, ध्यान में रखिएगा। पावलाव को भी आपने पढ़ा था, पावलाव भी क्या है? वो भी व्यवहारवादी हैं। और बात करें अगर वाटसन की, तो वाटसन भी क्या है? ये भी व्यवहारवादी हैं। तो इन सबका नाम आपको क्या होना चाहिए? एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए अमेरिकी। ये प्रश्न आपसे यूपीटीईटी के उसमें पूछा जा सकता है कि कहां के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो चलिए इसी समय आप एक आंसर दे दीजिए कि जो पावलाव थे, ठीक है, वो कहां के मनोवैज्ञानिक थे? कहां के मनोवैज्ञानिक थे? ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाक से लिख दीजिए। चलिए, अब स्किनर के सिद्धांत को हम लोग समझते हैं कि स्किनर का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। कभी कभी ये पूरा का पूरा नाम ही उसमें दे देता है कि ये किसका सिद्धांत है, तो क्यों इसका नाम क्रिया प्रसूत पड़ा, ये भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि जो स्किनर है ना, इनको प्रोग्राम अधिगम या अभिक्रमित अधिगम का जनक कहा जाता है। किसका? अभिक्रमित अधिगम। अब कहेंगे अभिक्रमित अधिगम क्या होता है या अभिकर्मिक अनुदेशन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी भी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अपने जो वांछित व्यवहार है, जो आप व्यवहार कराना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना क्या होता है? अभिक्रमित अनुदेशन हो जाता है। मतलब विषय को छोटे छोटे जो है टुकड़ों में बांट देना, ये समझिए आप। इन दोनों के जनक कौन है? ये हैं आपके स्किनर। प्रोग्राम अधिगम के जनक, ये बार बार ये पूछा जा चुका प्रश्न है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो चीजें आपके समझ में आ गई। अब समझिए कि इनके सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत क्यों पड़ा। देखिए, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इनके सिद्धांत में पहले उद्दीपक नहीं दिया गया। पहले क्या हुआ? पहले चूहे ने अनुक्रिया की, अनुक्रिया करके फिर उसने अधिगम किया, मतलब कि सीखा। तो प्रसूत का मतलब जानते हैं क्या है? जन्म लेना। क्या होता है? प्रसूत का मतलब पैदा होना या जन्म लेना। क्रिया प्रसूत मतलब क्रिया से जन्म लिया। क्या? अधिगम। मतलब पहले क्रिया हुई, फिर किसका जन्म हुआ? अधिगम का मतलब फिर जाकर के अधिगम हुआ। तो पहले क्या होगी? क्रिया होगी। तो क्रिया प्रसूत, क्रिया से अधिगम का जन्म होता है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? क्रिया प्रसूत अधिगम। प्रयोग किस पर किया इन्होंने? चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। इनका सिद्धांत 1938 में आया, जिसका नाम क्या था? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत था। किस पर प्रयोग किया? चूहे पर और कबूतर पर। सफेद चूहा, सफेद कबूतर आप कह सकते हैं, वैसे पूछता केवल यही है किस पर प्रयोग किया। सबसे ज्यादा जो सफल प्रयोग रहा है वो चूहे पर रहा है, तो ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखिए पावलाव में पहले क्या आता है? एस आता है, मतलब स्टिमुलस आता है। पहले कुत्ते के सामने क्या उद्दीपक रख दिया गया था, फिर उसने लार टपकाना शुरू किया था, अनुक्रिया किया था। और इनके में पहले क्या होता है? पहले अनुक्रिया होती है, पहले चूहा कूदेगा, उछलेगा, लीवर दब जाएगा, फिर भोजन मिल जाएगा। मतलब कि भोजन क्या होता है? बाद में आता है, स्टिमुलस बाद में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे।
पावलोव का सिद्धांत जो है वो टाइप एस टाइप का है। एस टाइप कैसे है? तो पहले स्टिमुलस आता है फिर रिस्पांस होता है, मतलब एस टाइप हो गया। और स्किनर का पहले आर आएगा और क्या आएगा उसके बाद जाकर के एस आएगा, तो इनका टाइप आर हो गया। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका पूछा जाता है कि पावलोव का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है और स्किनर का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो जो पावलोव का सिद्धांत है वो समीपता के नियम पर आधारित, समीपता मतलब जो नजदीक होगा उससे अनुबंधन कर लेता। जैसे मैंने पावलोव की क्लास में बताया था कि जब भोजन आता है और घंटी बजती है, दोनों में समयांतराल ज्यादा नहीं होना चाहिए, समीप होना चाहिए, टाइम एकदम नजदीक होना चाहिए ताकि अनुबंधन उसी घंटी से बने। तो समीपता के नियम पर आधारित है। और स्किनर का सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम क्या है? देखिए, किसी भी क्रिया का प्रभाव अगर कैसा होता है, संतोषजनक होता है, तो हम उसको बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी क्रिया का अगर प्रभाव जो है वो असंतोषजनक हो, मतलब कष्टकारी हो, तो हम उससे दूर भागते हैं। क्या है, जैसे क्लास में मान लीजिए बच्चे से कोई काम कहा गया, होमवर्क दिया गया, वो नहीं लगा के लाया तो उसको मार पड़ गई या डांट पड़ गई, ठीक है। तो अब उसको लगेगा कि अगर मैं काम नहीं करके जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। अब वो उस चीज से भागेगा कि मैं काम ना करूं। अब वो काम करके जाएगा ताकि उसको वहां पर शाबाशी मिले, वो बार बार उस काम को करे, ठीक है। समझ गए आप? तो ये हो गया आपका स्किनर का प्रभाव के नियम पर। प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो E.L. थॉर्नडाइक ने जो है प्रभाव का नियम दिया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो स्किनर का सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। वैसे मैं इस चीज को एक लाइन में बता सकता था कि प्रभाव के नियम पर आधारित है, लेकिन जब आप यही नहीं समझेंगे कैसे आधारित है तो फिर कैसे आपके समझ में आएगा। अभी जब आप इनका सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो वो बढ़िया से समझ में आएगा आपके कि ये प्रभाव के नियम पर क्यों है। क्योंकि चूहे को ना जब पीछे करंट लगेगा तो वो उधर जाना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभव जो था वो कष्टकारी था एकदम, लेकिन जिधर खाना मिलता है वो उधर ही भाग भाग के जाता है, मतलब वहां पर उसको संतुष्टि मिल रही है इसलिए वो वहां पर जा रहा है। तो प्रभाव का नियम यही कहता है कि जहां पर संतुष्टि मिलेगी हम उसी चीज को बार बार दोहराते हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जा चुका है, स्किनर की पुस्तक का नाम, ठीक है। दो पुस्तकें हैं जिनमें इन्होंने अधिगम से संबंधित बातें करी हैं। इनकी किताबें तो कई हैं, लेकिन अधिगम से संबंधित जो चीजें हैं वो दो किताबों में मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिज्म है ये, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। दो किताबें हैं, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये दो किताबें हैं, इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, ठीक। चलिए अब हम इनके सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं कि जिस पे हमको चर्चा करनी है। पहला है व्यवहार और परिणाम। ये पहला पॉइंट है इनका। क्या है कि व्यवहार से ही क्या होता है, परिणाम निर्धारित होता है, या परिणाम जो मिलता है उसी से व्यवहार का निर्धारण होता है। कैसे? अगर जो है परिणाम संतोषजनक हुआ तो व्यवहार उसके प्रति और अच्छा होने लगेगा, मतलब वो बार बार दोहराएंगे। अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो उस व्यवहार से क्या करते हैं, हम दूर भागने लगते हैं, जिसका प्रयोग हम जो है क्लास में भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाने में भी करते हैं, और हर जगह पे होता है ये कि कहीं गए अगर वहां पे मुझे कुछ बुरा अनुभव मिला तो उधर जाना छोड़ देते हैं, है ना। तो ये व्यवहार जो है किस पर निर्भर करता है, परिणाम पर। इनके सिद्धांत के मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। पुनर्बलन या प्रबलन इनका मुख्य तत्व है। पुनर्बलन अनुसूची मुख्य तत्व है। अंतर्नोद या चालक। अब बात करते हैं ये अंतर्नोद या चालक क्या होता है। अंतर्नोद या चालक होता है जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे चूहा अगर भूखा नहीं होगा तो वो क्यों दौड़ेगा? अगर उसको भूख लगेगी तभी तो वो इधर उधर उछल कूद करेगा, तभी तो वो क्रिया करेगा, तभी सीखेगा। तो चालक क्या होगी, चूहे को भूखा रखा जाएगा तो चालक भूख हो जाएगा, ठीक है। अंतर्नोद का मतलब होता है चालक। अगर आपसे पूछता है कि स्किनर के जो है सिद्धांत में अंतर्नोद क्या है, तो चूहे को जो भूख लगी थी वो अंतर्नोद हो जाएगा ताकि वो काम करे। और शेपिंग, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अंतर्नोद मैंने आपको यहां इसलिए बता दिया, ये छोटा टॉपिक, ठीक है, ये आपका यहीं पे क्लियर कि भूख ही है। अंतर्नोद मतलब चालक जो क्रिया करने के लिए हमको उत्साहित करता है या प्रेरित करता है, ठीक है। अब एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। ये भी आपने देख लिया कि प्रभाव के नियम पर आधारित है, ये पहले ही देख चुके हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम इनके सिद्धांत को एक बार समझ लेते हैं कि एक बॉक्स था, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने चूहे को बंद रखा था। बॉक्स का नाम क्या है? बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स। ये नाम उस समय नहीं इन्होंने दिया था, बाद में इनके छात्रों ने इनके सम्मान में ये नाम दे दिया कि
इनके बॉक्स का नाम हम क्या रख देते हैं, स्किनर बॉक्स रख देते हैं। यहां पे देखिए शॉक जनरेटर है, अगर चूहा इधर आता है तो इसको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, और इधर इसको क्या मिलेगा, इधर इसको भोजन मिलेगा। ठीक है, यही चीज आपको समझनी है। अब देखिए क्या हो रहा है कि चूहा जो है पहले इस जो है इसमें ग्रिड में इसको रखा जाता है, 2-3 दिनों तक भूखा रखा जाता है। अगर इसका पेट भरा रहेगा तो ये क्यों काम करेगा, क्यों दौड़ेगा, तो इसीलिए इसको पहले भूखा रखा जाता है, मतलब इसके अंदर अंतर्नोद आए, चालक इसके अंदर काम करे, मतलब भूख। अब जब ये भूखा होता है तो ये इसमें उछल कूद मचाएगा ही मचाएगा। उछल कूद मचाते मचाते ये क्या करता है, इधर आ जाता है। अब जैसे ये इधर आता है इसको शॉक लगता है, शॉक लगेगा तो अब इसको पता चल गया कि इधर आने पर मुझे कोई कष्टकारी अनुभव मिल रहा है, तो अब ये इधर आना बंद कर देता है। ठीक है, अब ये इधर कम आता है, ये इधर आ रहा है। अब यहीं पे एक चीज और समझिए कि क्या ऐसा हो गया कि चूहा अचानक से इधर ही आके दौड़ने लगा, इधर ही उछल कूद करने, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको इधर लाने के लिए और इससे वांछित व्यवहार, मतलब जो हम चाहते हैं वैसा व्यवहार कराने के लिए पहले इसको वैसे ही ये खाने का टुकड़ा दे दिया गया, तो इसको लगा कि इधर आएंगे तो खाने का टुकड़ा मिलेगा, फिर ऐसे ही एक टुकड़ा दे दिया गया, फिर एक बार लीवर दब गया और इसको खाना मिल गया। तो अब क्या किया गया कि अब वैसे ही नहीं दिया जा रहा, अब केवल लीवर दबने पे इसको खाना मिल रहा है। अब जो इसको इधर लाने के लिए यही भोजन दिया गया ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शेपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शेपिंग कहते हैं। मतलब कि अपने इच्छा अनुसार कार्य कराने के लिए जो उससे पूर्व में हम इसको जो है खाना देते हैं या भोजन देते हैं, वही प्रक्रिया, वांछित व्यवहार तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, शेपिंग कहलाती है। आगे भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब क्या हुआ, ये लीवर दबता है, इसको भोजन मिल जाता है। ठीक है, अब जो पहला वाला टुकड़ा मिलता है वो किसका काम करता है, उद्दीपक का। मतलब इसको लगेगा कि एक बार लीवर दबाया, भोजन मिल गया। अब उद्दीपक का काम कर गया कि यहां पे भोजन मिलता है लीवर दबने से, या ऐसा कुछ होता है कि मेरी भूख शांत होगी। अब वो उछल कूद करेगा, दूसरा जब टुकड़ा मिलेगा, लीवर दबेगा, तो अब वो पुनर्बलन के काम करने लगते हैं। किसका काम करता है, पुनर्बलन का। एक बार इसको पता चल गया कि यहां कोई उद्दीपक है, अब उसी उद्दीपक के लिए काम करेगा, तो अब वो पुनर्बलन होगा। इन्होंने कहा, स्किनर ने, कि जब पूरी क्रिया समाप्त होने के बाद परिणाम अगर सही होता है तब उसको पुनर्बलन मिल जाए, तब उसको कुछ दिया जाए। जैसे ये दौड़ता है, लीवर दबता है, और जैसे लीवर दबता है इसको पुनर्बलन मिल जाता है एक, फिर लीवर दबता है, फिर पुनर्बलन मिल जाता है। तो ये उस क्रिया को बार बार क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, तो यही स्किनर का जो है नियम है। अब आगे देखिए, यही इन्होंने प्रयोग कबूतर पर भी किया था। यहां पर एक इन्होंने लगा दिया, जो है एक इंडिकेटर लगा दिया कि उस पर ठोड़ मारता है तो इसको भोजन मिल जाता है। तो कबूतर भी इस व्यवहार को क्या करता है, सीख जाता है। और इस पिंजरे को क्या कहा जाता था, ये था पिजन ऑपरेंट चैम्बर, मतलब कि ये था कबूतर अनुबंधन बॉक्स, इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, तो सेम है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। अब आगे देखते हैं स्किनर के नियम। देखिए क्या क्या इन्होंने कहा था। पहली चीज तो ये है कि पहला रोटी का टुकड़ा मैंने बताया उद्दीपक है, उसके बाद अन्य टुकड़े पुनर्बलन का काम करते हैं, और थार्डाई के प्रभाव के नियम पर है और पुनर्बलन पर आधारित है। मुख्य तत्व तो इनका पुनर्बलन है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैंने अभी मुख्य तत्वों में बताया था, पुनर्बलन सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने किस पे किया है, पुनर्बलन पर किया है। इनके सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी आप यही समझ लीजिए। क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि पुनर्बलन का सिद्धांत, किसके सिद्धांत को पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो स्किनर का उसमें बाकी के ऑप्शन कुछ ऐसा नहीं था कि अलग हो, स्किनर ही उसमें सही था। ठीक है, अन्य नाम क्या क्या है इनके, तो क्रिया प्रसूत आप समझ गए, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अधिगम दोनों आप समझ गए। दोनों नाम किसके हैं, स्किनर के हैं। टाइप आर थियरी, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले क्या होता है, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स आती है, इसीलिए टाइप आर कहा गया है। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, अब देखिए चूहा क्या निष्क्रिय होकर बैठा था जैसे कुत्ता बैठा था उसमें पावलाव में, नहीं। आप कहेंगे उसने उछल कूद पहले मचाई, उछल कूद मचाई मतलब सक्रिय हुआ। तो सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत किसका हो जाएगा, स्किनर का हो जाएगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक मतलब होता है कारण, क्या होता है, कारण होता है। जैसे क्रिया करता है, फिर उसको एक सकारात्मक कोई पुनर्बलन मिल जाता है, उसी के कारण ये क्या करने लगता है, अनुबंधन शुरू कर देता है। इसीलिए इसको नैमित्तिक अनुबंधन जो है सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। अधिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके किसी चीज को समझना। ठीक है, और यह भी किसका सिद्धांत,
ये भी स्किनर का नाम आप हमेशा जहां भी अभिक्रमित अनुदेशन आए आप स्किनर का नाम वहां पे लगा दिया करिए, ठीक है। और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक मतलब पहले क्रिया होगी, प्रतिबद्ध है कि क्रिया होनी चाहिए, तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये सिद्धांत के नाम जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं। अब हम एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए नाम वगैरह सब आप समझ गए। अब यहां पे आप देखिए शुरू में हम लोगों ने बात क्या किया था, मूल तत्वों की। तो अभी पहले व्यवहार, इन्होंने व्यवहार को कितने तरीके से बताया है, पुनर्बलन पे बात करेंगे, अनुसूची पे और शेपिंग पे, अंतर्नोद हम लोग यहां पर समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग व्यवहार की बात करते हैं कि अनुकूलन सिद्धांतों में प्रतिवादी और क्रियाप्रसूत व्यवहार। देखिए स्किनर ने जो बताया था, स्किनर के अनुसार जो व्यवहार होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक है आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, कौन सा, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, या पुनर्बलन से जो संबंधित व्यवहार होता है वो क्रिया प्रसूत व्यवहार हो जाएगा। 2 तरीके के व्यवहार हो गए, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसको अभी हम आपको एकदम शॉर्ट में भी बताएंगे कि इसको 2 लाइन में आप कैसे नोट में अपने लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, इसको एकदम आराम से समझिए कि किसी चीज को पहले देख करके फिर उसके लिए प्रतिक्रिया करना। क्या करना, किसी चीज को देख करके, मतलब उद्दीपक को देख करके फिर प्रतिक्रिया करना, क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ऐसा किस सिद्धांत में हुआ था जरा याद करिएगा। आप कहेंगे सर पावलाव में हुआ था, उसने भोजन को देख करके प्रतिक्रिया किया तो पहला व्यवहार क्या हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। इसीलिए इसको शास्त्रीय या पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये पावलाव के सिद्धांत में इसी का प्रयोग हुआ था, ठीक है। बाकी जो है देखिए, जैसे इसमें क्या था, घंटी को बार बार भोजन के साथ जोड़ा जाता था और कुत्ता घंटी की आवाज से ही लार टपकाना शुरू कर देता था, तो ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हो गया, समझ गए। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिया प्रसूत व्यवहार या ऑपरेंट बिहेवियर की बात करें, तो इस प्रकार के व्यवहार को किसने फोकस में रखा, इसको रखा आपके स्किनर ने फोकस में रखा। और इसमें क्या होता है कि स्वैच्छिक क्रियाओं या व्यवहारों को संदर्भित करता है जो एक जीव अपने पर्यावरण के जवाब में उत्सर्जित करता है। मतलब इसमें यह हो जाता है कि पुनर्बलन के आधार पर वो अपना व्यवहार जो है आगे कंटिन्यू करता है। इसी को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। ये व्यवहार उनके परिणामों से प्रभावित होते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि परिणाम सुखद होगा तो उसी को दोहराएंगे और दुखद होगा तो उससे दूर भागेंगे। जैसे क्या होता है, पुरस्कार या दंड दिया जाता है जो कि परिणाम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। व्यवहार को प्रभावित करते हैं किसके आधार पर, परिणाम के आधार पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के इन्होंने व्यवहार बता दिए, क्रिया प्रसूत और प्रतिक्रियात्मक। अब इसमें दोनों में आप एकदम शॉर्ट में समझिए, कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। प्रतिक्रियात्मक जो आपका व्यवहार है ये क्या है, एस को मतलब स्टिमुलस को देख करके अनुक्रिया होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एस पहले आता है और आर बाद में आता है। ये टाइप एस थियरी को कहा जाता है और किसने किया, पावलाव ने इसका प्रयोग किया। बस प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हो गया आपका। और सक्रिय क्रिया प्रसूत क्या है, बिना एस को देखे अनुक्रिया करना। एक अंतर्नोद अंदर से आता है, चालक जैसे भूख लगी है खूब तेजी से, पहले आर आया फिर बाद में क्या आता है, स्टिमुलस आता है, खाने का टुकड़ा मिलता है। टाइप आर थियरी बोलते हैं, किसने प्रयोग किया है, इसका प्रयोग स्किनर ने किया, ठीक है। इन चीजों को आप एकदम शॉर्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए, यहीं से प्रश्न अगर आता भी है तो यहीं से हल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है कि किसी भी क्रिया को जो आप चाहते हैं उसके बार बार दोहराव के लिए आप क्या करते हैं, एक पुनर्बलन देते हैं, कोई एक चीज देते हैं जिसके लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा काम करे या गणित को अच्छे से लगाए, तो उसने एक सवाल लगा दिया, ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे, आपने उसको शाबाशी दी, ये हो गया पुनर्बलन। अब बच्चा सवाल को और अच्छे से लगाने की कोशिश करेगा और बार बार सोचेगा कि मुझे ये सकारात्मक पुनर्बलन मिले, तो वो अपने सीखने की गति को और अच्छी कर लेता है और सीखने की गति उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही होता है पुनर्बलन। अब देखिए मनोवैज्ञानिकों ने इसको 2 तरीके से बांटा है। कैसे बांटा, 2 तरीके से बांटा है। एक पहला तरीका पुनर्बलन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक बताया इन्होंने, दूसरे में बताया कि प्राथमिक और गौण पुनर्बलन। लेकिन जो स्किनर की बात होगी वो किस पे होगी, धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन की बात होगी, ठीक है।
अब देखिए प्राथमिक और गौण को एक बार आप समझ लीजिए। प्राथमिक में वे पुनर्बलन आते हैं जो जन्मजात मिलते हैं, जैसे क्या है, भोजन है, ठीक है, भोजन है, निद्रा है, ये सारी जो चीजें आपकी हैं ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी प्राथमिक पुनर्बलन। और गौड़ जो हम पर्यावरण से जो है प्राप्त करते हैं वो गौड़ पुनर्बलन हो जाता है। जैसे यहां पे पुरस्कार आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो गौड़ पुनर्बलन में आ जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे उद्दीपक आपने देखा था ना, सेम वही चीज है ये पुनर्बलन के रूप में। यहां पर हमें पढ़ना है धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, देखिए धनात्मक पुनर्बलन वे पुनर्बलन होते हैं जिनको देने पर, जिनको बच्चे को देने पर या किसी भी जानवर को देने पर उसके सीखने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। पहली चीज मतलब इसको अगर देंगे तो गति बढ़ जाएगी, क्या होगी, गति बढ़ जाएगी। जैसे आपने कह दिया शाबाश, बच्चे ने सवाल सही लगाया, आपने कह दिया शाबाश, ठीक है। अगर बच्चा कोई आंसर दे रहा है, आप मौन रूप से मुस्कुरा के कह देते हैं कि सही है, तो भी बच्चे को क्या होता है, मौन रूप से आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे दीजिए, ठीक है। कोई बच्चा सही उत्तर देता है तो आपने क्लैपिंग करा दी, ताली बजवा दिया, या फिर कोई पुरस्कार आपने दे दिया। तो इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, सकारात्मक पुनर्बलन होती हैं। तो बच्चा उस चीज को पाने के लिए बार बार अच्छा व्यवहार करता है, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से रूम की सफाई करवानी है, मान लीजिए घर में बच्चे का रूम है बहुत गंदा हुआ है, मम्मी पापा सीधे कहते हैं कि नहीं इसको साफ करो, तो नहीं सुनता है। तो एक बार कहा कि बच्चे इसको साफ करो, मान लीजिए उसने कर दिया, तो क्या होता है, तो उसको करने के बाद उसको टॉफी मिल गई, चॉकलेट मिल गई, तो बच्चे को लगेगा कि बहुत बढ़िया है, इसको करना चाहिए, शाबाश किया, चॉकलेट दे दिया। फिर करते करते चॉकलेट मिला, कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा ना कि बच्चे का जुड़ाव चॉकलेट से नहीं कमरे की सफाई से हो जाएगा। फिर आप चॉकलेट दीजिए या ना दीजिए, बच्चा कमरा जरूर साफ करेगा, ठीक है। तो यही इसी चीज को स्किनर ने बताया था कि आप पहले पुनर्बलन दे दे के बच्चे से काम करवाइए, फिर वो बिना पुनर्बलन के वो उस चीज को करने के लिए, उसका जो जुड़ाव बन जाएगा उसके लिए वो काम करने लगेगा, ठीक। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है, जैसे दंड देना, कोई डांटना हो गया, ठीक है। अब तो मारना वरना सब बैन है, स्कूल की बात ना करें तो बाहर जो है घर पे मार पिटाई हो जाती है जो है ना, तो इन सब से बच्चा क्या करता है, ये भागना चाहता है, दूर होना चाहता है। अब अगर इनको आप हटा दीजिए तो सीखने की गति बढ़ जाती है। ऋणात्मक पुनर्बलन को आप हटा दीजिए तो सीखने की गति बढ़ जाती है। अगर ये आप बच्चे को देंगे ऋणात्मक पुनर्बलन तो सीखने की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे मान लीजिए घर पे बच्चा जाता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको डांट पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब बच्चा क्या करता है कि इस चीज से मुझे बचना है, मान लीजिए उसने आज अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया, तो घर पे मम्मी पापा ने उसको डांटा नहीं, तो उसको क्या लगेगा कि अब डांट नहीं पड़ी, ऋणात्मक पुनर्बलन हट गया, तो अब क्या करेगा, वो उस चीज को बार बार करेगा कि मैं बार बार होमवर्क कर लूंगा तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी। तो ये ऋणात्मक पुनर्बलन हो जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें, अगर धनात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है तो बच्चा क्या करेगा, व्यवहार को दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा, आप कहेंगे बार बार दोहराएगा। तो धनात्मक पुनर्बलन बच्चे के सीखने की गति को बढ़ा देता है, व्यवहार बार बार करने के लिए कहता है। और ऋणात्मक पुनर्बलन अगर आप देते हो बच्चे को तो सीखने की गति घट जाती है, इसको अगर हटाते हो तो सीखने की गति बढ़ती है, ठीक है। लेकिन देना नहीं है ऋणात्मक पुनर्बलन, उसको हटाना ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा है पुनर्बलन अनुसूची। अब जैसे किसी को भी प्रतिक्रिया के दौरान या व्यवहार के दौरान पुनर्बलन अगर देना है तो किस तरीके से देना है, इसको आप समझिए। पुनर्बलन अनुसूची में पुनर्बलन देने की प्रक्रिया को दो तरीके से कहा गया कि एक सतत पुनर्बलन है और एक असतत है। मतलब कि हर बार, हर प्रक्रिया के, हर प्रतिक्रिया या हर एक व्यवहार के बाद आप उसको बराबर पुनर्बलन देते जाइए, ना कम ना ज्यादा, बराबर, वो होता है सतत। लेकिन अगर आपको घर पे रोज रोज खीर पूड़ी खाने को मिले तो एक समय ऐसा आएगा ना कि हटाओ अब मन भर गया, ठीक है। तो रोज रोज एक ही भोजन, जिसको पनीर प्रिय है, जिसको खीर पूड़ी प्रिय है, अगर रोज रोज वही मिलने लगे तो मन उससे हट जाता है ना। तो अगर सतत पुनर्बलन बार बार, मतलब हर बार एक पुनर्बलन उसको दिया ही जा रहा है तो भी ये उतना प्रभावकारी नहीं होगा, समझ गए आप। तो ये वाला सबसे कम प्रभावकारी, ऐसा नहीं है कि प्रभावकारी नहीं है लेकिन सबसे कम है। कौन सा, सतत वाला।
इसके बाद असतत में यह होता है कि उसमें कुछ परिवर्तन कर करके दिया जाए। कैसे परिवर्तन होता है समझिए, दो तरीके से होता है। एक तो समय के गैप को कम ज्यादा कर दीजिए, और दूसरा है कि अनुपात में दीजिए, मतलब कि मात्रा, या उस मात्रा को ही परिमाण कहा जाता है। देखिए दो चीजें हैं, एक है परिणाम, ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए, परिणाम है और एक है परिमाण। ठीक, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, या जो काम आप करते हैं उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो आपका परिणाम हो जाता है। और परिणाम का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी जो होता है वो परिमाण होता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कौन सी चीज कितनी है, वो परिमाण होती है। दोनों में अंतर आप समझ के रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक होता है समय अंतराल के आधार पर और दूसरा होता है अनुपात के आधार पर, कम या ज्यादा। अब देखिए, अगर इसको भी हम बांटे, समय अंतराल का मतलब समझ रहे हैं कि कम समय में ज्यादा समय में, मतलब कि एक बार दो बार दिया नहीं दिया, एक समय बाद दिया, कि एक दिन आज हम नहीं देते हैं किसी को कोई पुरस्कार, शनिवार को नहीं पुरस्कार देंगे, सोमवार को पुरस्कार बटेगा, मंगलवार को नहीं बटेगा, बुधवार को बटेगा। अगर इस तरीके से कर देंगे तो यह भी प्रभावकारी नहीं रह जाएगा। इसमें भी दो तरीके से होता है, स्थिर और परिवर्तित। स्थिर का मतलब कि एकदम स्थिर कर दें, कि जैसे सोमवार बुधवार को छोड़ दिया, फिर बृहस्पतिवार को दिया, शनिवार को दिया, फिक्स कर दिया, तो ये स्थिर हो गया। लेकिन परिवर्त क्या है कि उसको भी बदलते रहेंगे हम, कि चलो आज नहीं दिया, 2 दिन बाद दिया, फिर 1 दिन बाद दिया, तो उसको परिवर्तन कर देंगे, फिक्स नहीं करेंगे। तो जो परिवर्तन वाला होता है ना, वही सबसे प्रभावशाली होता है। स्थिर या सतत कोई भी वो प्रभावशाली नहीं होता है। अब यहां पे अगर अनुपात की हम बात करें, इसमें भी दो हो गया, कि एकदम फिक्स रहे कि एक ही चॉकलेट देनी है, और परिवर्त में 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3, जितना भी आप उस समय समझे उतना दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर परिवर्त हो रहा है तो बच्चे को पता है कि क्या पता मुझे 2 मिल जाए, या क्या पता मुझे 4 मिल जाए। इसके लिए वो और मेहनत करता है। क्या करता है? और मेहनत करता है। और वो समय अंतराल नहीं, ये मात्रा वाले पे ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि पता है कि ये मुझे मिलेगा, भले जो है कम ज्यादा मिले, लेकिन मिलेगा। तो इसके लिए परिवर्त्य, अनुपात और असतत पुनर्बलन जो होता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। कौन सा? परिवर्त्य, अनुपात, असतत पुनर्बलन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है? असतत वाला है ना, असतत, अनुपात, परिवर्त्य। आप इधर से देखेंगे तो असतत, अनुपात, परिवर्त्य जो पुनर्बलन है, ये सबसे ज्यादा क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे कम प्रभावशाली कौन सा है? ये है सतत पुनर्बलन, सबसे कम प्रभावशाली है। तो पुनर्बलन अनुसूची आप ये समझ सकते हैं, 2 भागों में, सतत और असतत। अगर पूरा आपसे पूछता है, ऑप्शन में हो सकता है कि 4 दे दे, और उसमें इधर से भी नाम घुमा के दे, इधर से घुमा के दे, ये भी दे दे, तो आपको कौन सा लगाना है? तो जिसमें असतत होगा, अनुपात होगा और परिवर्त्य होगा। ध्यान में रखिएगा, असतत हो मतलब एकदम बराबर नहीं मिल जाना चाहिए कि डेली डेली हर जो है अनुक्रिया पे मिल रहा हो। और उसके बाद कैसा हो? परिमाण के अनुसार होना चाहिए, अनुपात के अनुसार। और कैसा होना चाहिए? स्थिर नहीं, परिवर्त्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप दोनों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेपिंग, ठीक है। जैसे अभी शेपिंग के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि तो शेपिंग जो है, इसका उपयोग क्या होता है? व्यवहार मनोविज्ञान में वांछित प्रतिक्रिया के लिए। क्या है? वांछित का मतलब होता है जो प्रतिक्रिया हम चाहते हैं। वांछित का मतलब क्या होता है? जो इच्छित होती है, जो हम प्रतिक्रिया चाहते हैं, उसके लिए क्रमिक अनुमानों के माध्यम से संचालक व्यवहार को स्थापित करने के लिए किया जाता है शेपिंग का प्रयोग, ठीक है। जो व्यवहार हम चाहते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त होने तक नजदीकी और नजदीकी प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाता है। देखिए मैंने बताया ना, जब तक चूहे को लीवर नहीं दबा था तो उधर बुलाने के लिए टुकड़ा दे दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वांछित व्यवहार हमको मिल जाए, एक बार मिल जाएगा तो फिर हम उसको हटा देंगे, जो शेपिंग वाला काम कर रहे थे उसको हटा देंगे। मतलब व्यवहार को एक आकार देने के लिए, शेपिंग का मतलब ये होता है गठन करना, और शेप का मतलब आप जानते हैं ना, किसी आकार में गठित करना। तो व्यवहार को एक आकार देना, यही क्या है? शेपिंग हो जाता है। तो उदाहरण में आप देख लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति या जानवर उस व्यवहार के समान व्यवहार करता है तो क्या करते हैं? जिसे आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे पुरस्कृत कर देते हैं। जैसे चूहे को हम लीवर की तरफ ले आ रहे हैं, उधर आ रहा है तो हमने उसको पुरस्कार दे दिया। लीवर दब गया तो उसको उद्दीपक मिल गया, फिर लीवर दबा, पुनर्बलन, फिर लीवर, पुनर्बलन। अब वो समझ गया कि लीवर दबने पे उसको भोजन
मिलता है तो यही क्या हो जाएगा, शेपिंग हो जाएगा। मतलब कि अपने वांछित व्यवहार की तरफ उसको ले जाना क्या होता है, शेपिंग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने यहां पे ये नहीं लिखा है कि ये किस परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो जहां क्रिया प्रसूत अनुबंधन आया, हालांकि ये भाषा की बात है, लेकिन जहां क्रिया प्रसूत अनुबंधन आया वहां आप कौन सा उत्तर लगा देंगे, आप स्किनर को चूज करेंगे। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है भैया? बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए। देखिए, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलाव का है, ये भी आप जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चिन्ह अधगम सिद्धांत किसका है? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, टालमैन का है। ठीक है, समीपस्थ अनुबंधन ये आप पढ़ेंगे, गुथरी का है। ठीक है, इस तरीके से अब नैमित्तिक बचा। नैमित्तिक मैंने बताया था, व्यवहार का परिणाम जो कारक बनता है, क्या बनता है? कारण बनता है व्यवहार को बार बार दोहराने का। तो नैमित्तिक अनुबंधन किसका हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा स्किनर का। तो ये आपका सही उत्तर कौन सा? ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भैया आपको पता है ये किसने किया है? स्किनर ने किया है। ठीक है, किसने किया है? स्किनर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ये हरियाणा टीईटी में पूछा जा चुका है। किसमें पूछा गया है? हरियाणा टीईटी में पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे? किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा दी गई। पावलाव ने कौन सा दिया है? पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है? प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। स्किनर का आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन और शेपिंग की अवधारणा हम लोगों ने अभी जो है उसको पढ़ा है। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो स्किनर ने किया है, ये भी आपको पता है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ये प्रश्न मैंने आपको बताया ना कि ये भी पूछा जा चुका है। किस सिद्धांत को आप कहेंगे? तो आप समझते, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये है पावलाव का। ठीक है, किसका है? पावलाव का। इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिस्थापित अनुक्रिया सिद्धांत ऐसे बोलते हैं ना, तमाम नाम है इसके, आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये भी पावलाव का है। अब देखिए, सूज का सिद्धांत किसका है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट लिख सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? यही आपका है स्किनर का। किसका है? स्किनर का है। ठीक है, तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये पुनर्बलन का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत यही स्किनर का है। तो ये आपका दोनों एक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन, मैंने अभी बताया कि अभिक्रमित अनुदेशन के जनक ही किसे कहा जाता है? स्किनर को कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो जो संबंधित है उसको हटा देना है। तो ये तो संबंधित है, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, अब यहां पर भी अनुदेशन की ही बात आ रही है। किसी व्यक्ति को अगर कुछ सिखाना है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके हम उसको सिखा रहे हैं, तो व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन भी किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो ये भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि हमको नहीं वाला चाहिए। त्रुटियों के माध्यम से सीखना, तो त्रुटियों के माध्यम से भैया किस सिद्धांत में सीखते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये तो सूझ माफ करना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। किसका है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। और ये किसने दिया है? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया है। ये तो स्किनर का है ही नहीं, तो यही आपका सही हो जाएगा। व्यवहार रूपांतरण तकनीक, तो व्यवहार आप जानते हैं ना, प्रभाव का नियम, ध्यान दीजिएगा इसमें। व्यवहार रूपांतरण तकनीक ये किसने बताया? स्किनर ने कहा कि जो है अगर कोई व्यवहार से सुखद अनुभव मिलता है तो वो बार बार दोहराता है बच्चा, तो वही क्या हो जाता है? व्यवहार रूपांतरण तकनीक। किसी के भी व्यवहार को हम इस माध्यम से बदल सकते हैं। कोई बच्चा कोई बुरा काम करता है, उसके व्यवहार को हम पुनर्बलन दे करके दूसरी तरफ ले आके शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब अच्छी चीज की तरफ उसके व्यवहार का रूपांतरण कर सकते हैं। रूपांतरण का मतलब आप जानते हैं ना, बदल देना। तो रूपांतरण, उसके व्यवहार, जो बुरा व्यवहार था उसको अच्छे में परिवर्तित कर देना। किसने बताया? स्किनर ने बताया। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। एक और है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है कौन है? दो पुस्तकें हमने आपको बताई थी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें से एक है। ठीक है, तो ये कौन है? स्किनर है। अब दूसरी पुस्तक का नाम आपको यहां पर लिख देना है।
ठीक है, दूसरी पुस्तक का नाम आपको क्या करना है, फटाक से यहां पर लिख देना है। ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पूरी अच्छे से समझ में भी आई है और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया है, और जो भी क्वेश्चंस आपने लास्ट में किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए हैं। ठीक है चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सीरीज आपको ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहेगी। पिछले 2 दिन आपकी क्लास नहीं चल पाई थी, रीजन ये था कि मैं यहाँ पर था ही नहीं, मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चल रहा था, इसीलिए जो है आपको क्लास नहीं मिल पाई थी। तो आगे से आपकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेंगी। अभी कुछ काम से गोरखपुर जाना है, कुछ एक प्रशिक्षण लगा हुआ है वहां पर, तो कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास तब भी बाधित ना हो, आपकी क्लास जो है इसी समय पर आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।